तो फाइनली जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। वैसे इतना भी कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन स्ट्रीट फाइटर वाली जो मूवी है उसमें रोमन रेंस, कोडी रोड्स और विद्युत जामवाल ये सारे लोग साइंड थे और उस मूवमेंट का भी फैंस वेट कर रहे थे कि जब रोमन रेंस और विद्युत जामवाल साथ में दिखेंगे। अभी ऑब्वियसली मूवी तो बाद में आनी है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर पिक्चर्स आती हैं रोमन रेंस और विद्युत जामवाल की, जहां पे ये लोग कुछ मस्त बात कर रहे हैं। कुछ रोमन रेंस के हाथ में ड्रिंक भी रखी हुई है और मैं तो बोलूंगा ये सिर्फ मेरे प्यारे देशभक्तों के लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं ऐसा भी क्यों लगता है कि जैसे कि मैं विद्युत जामवाल की चीजें कवर नहीं कर रहा। तो लो, इससे अपनी देशभक्ति दिखा दो आपके, हमारा इंडिया का एक बंदा अमेरिका के रोमन रेंस के साथ खड़ा है। वैसे ये सच में एक वायरल वाली चीज है कि क्योंकि इंडिया में रोमन रेंस की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। विद्युत जामवाल जिस अलग तरीके की ऑडियंस को कैटर करते हैं, अगर आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई उनका थोड़ा कंटेंट फिटनेस वाला और थोड़ा स्पिरिचुअल वाला है। तो हाँ, फोटो तो अपने अपने आप में है ये स्पेशल, और अगर विद्युत जामवाल आगे जाके कुछ इनसाइट्स भी बताएं इस चीज के तो शायद सुनने में और मजा आ जाएगा। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 748 में। और आज एनएक्सटी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आज एनएक्सटी के बारे में क्यों बात करने वाले हैं, होती तो वैसे हर हफ्ते ही है, लेकिन इस बार की एनएक्सटी में कुछ ज्यादा ही स्पेशल चीजें हो गई। इतनी ज्यादा कि ऐसा लग रहा है कि टू मच हो गया 2 घंटे के शो के लिए। और यहाँ पे ट्रिपल एच का इन रिंग रिटर्न भी टीज हुआ है, तो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एनएक्सटी होम कमिंग वाला एपिसोड इसको नाम दिया था, फुल सेल यूनिवर्सिटी से ये था। और अगर आपको नहीं पता तो एनएक्सटी अब अलग अलग जगह जाके इसको ये करते हैं, फिर भी मतलब अपने वो हिसाब किताब इनका अलग अलग भी रहता है। लेकिन जब ये ओरिजिनली फाउंड हुई थी तो ये फुल सेल यूनिवर्सिटी से ही आती थी, एक ही जगह से डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको फिल्म करती थी, टेप करती थी, वो सारा हिसाब किताब रहता था। और ट्रिपल एच ने ही सबसे पहले एनएक्सटी के शो को किक ऑफ किया। वहां पे वो वेलकम होम बोलते हैं, मतलब कि घर वापस वो आ चुके हैं। और यहाँ पे वो थोड़ा सा एनएक्सटी के फैंस को गीला कर देते हैं बोल के कि भैया कैसे यहाँ से सारी चीजों की शुरुआत हुई है। शॉन माइकल्स भी उसके बाद आए और फिर एक ऐसी चीज हुई जो लोगों को सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर कर रही है कि भाई क्या चल रहा है, ट्रिपल एच क्या सही में रेसलिंग रिंग में वापस आएंगे। तो फिर उन्होंने इतना तारीफें करी पहले शॉन माइकल्स की एचबी के की, और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि देख तू बहुत अच्छा कर रहा है, बट व्हाट इफ आई सेड आई वांटेड टू कम बैक, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो एकदम से लोग भी ऐसे हुए। एंड देन फिर शॉन माइकल्स उनको कन्फ्रंट करते हैं फेस टू फेस और कहते हैं अगर ऐसा हो गया तो ये वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतना करके इन्होंने टीज किया। अब इसका क्या मतलब हम समझें, ये समझ के थोड़ा सा बाहर है, क्योंकि जब ट्रिपल एच की आप मेडिकल कंडीशन देखते हो तो वैसे नहीं है कि वो रेसलिंग रिंग में वापस आ जाए। तो क्या डॉक्टर्स ने कुछ नहीं क्लियर किया है या क्या इसको आगे जाके लेके जाने वाले हैं? कुछ स्पेकुलेशंस फैंस की ये कह रही हैं कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई टीम वाला हिसाब किताब करेगी कि जैसे इधर ट्रिपल एच की कोई टीम होगी, इधर शॉन माइकल्स की कोई टीम होगी। तो शायद ये इस तरीके से करेंगे, क्योंकि शॉन माइकल्स भी क्लियर कर चुके हैं कि मैं लड़ने तो नहीं वाला, और ट्रिपल एच ने भी, मतलब उनकी तो कंडीशन ही वैसी है, उनको तो रिटायर भी अपने मन चाहा नहीं मिला, वो उनको होना पड़ा रिटायर अपने हार्ट में जो कंडीशन है उसकी वजह से। वो हमने फोटो भी देखी थी रिसेंटली जहां पे उनका पेस मेकर लगा हुआ था। तो पता नहीं है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब आगे बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि विलियम रीगल ने आके इंटरप्ट किया और वो उनका आइकॉनिक वॉर गेम्स वाला जो शब्द है बोलना वो भी सुना, तो लोगों को वो भी पसंद आया। और विलियम रीगल की अपीयरेंस होनी थी तो ये बिना बोले ये जाते नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ सिर्फ इतना ही नहीं, एलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फेयर ने अपनी चैंपियनशिप को भी डिफेंड किया। शेना बेजलर भी दिखी हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो चुकी थी, लेकिन अब क्या वो वापस आ गई हैं उसका कुछ नहीं पता। सैमी जेन का भी एक छोटा सा सेगमेंट था, डेमन प्रीस्ट भी यहां पर थे, बॉबी रूड और जो हेनरी का वो जो बैक स्टेज सेगमेंट उन्होंने फिल्म किया था वो भी काफी फनी लगा। और ग्रेसन वॉलर इफेक्ट भी, और टीएनए और एनएक्सटी के बीच में कुछ घमासान होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए ओबा फेमी और ट्रिक विलियम्स का मैच होगा, एनएक्सटी चैंपियन वर्सेस टीएनए चैंपियन। और ये टाइटल वर्सेस टाइटल मैच है और ये विनर टेक ऑल वाला मैच है, यानी जो भी जीता वो चैंपियनशिप अपने घर लेके चला जाएगा। तो ये भी देखते हैं क्या हिसाब किताब होगा। अब लोग यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि टीएनए के काफी सारे बंदे जो है एनएक्सटी को जाके इन्वेड कर सकते हैं। एंड फिन बैलर का वो ओजी थीम सॉन्ग, उनकी ओजी एंट्रेंस के साथ आज वो भी हुआ एनएक्सटी में, और ये इसलिए था क्योंकि ये एक तरीके से ट्रिब्यूट दे रहे थे। तो ये अगर आप एनएक्सटी के शो को देखोगे तो होम कमिंग के नाम पे इन्होंने सही में बैंगर डिलीवर किया। पूरा शो में थीम ऐसी रखी कि लोगों को पुराने वाले दिनों की याद आ जाए, और लोग आपको पता ही है नॉस्टैल्जिया में रहने में काफी ज्यादा खुश होते हैं। और कुछ थोड़ा थोड़ा उन्होंने पासिंग द टॉर्च वाला मूवमेंट तो नहीं, लेकिन एक वो ऐसे मूवमेंट्स भी बैक स्टेज शेयर किए कि पुराना सुपरस्टार एनएक्सटी का जो चमका हुआ है, जैसे सैमी
सैमी ज़ेन वो आज के सुपरस्टार से मिल रहा है, जैसे जवान को उन्होंने ऐसे काफ़ी करके ओवर किया कि तू और मेरी स्टोरी काफ़ी रिलेट करती है, तो इस तरीके से आज के एनएक्सटी को उन्होंने स्पेशल बनाया था। ये वाला शो वैसे आप जाके पूरा ही देख सकते हो, मैं तो बोलूँगा थोड़ा आपको पुराना और अभी नया का जो हिसाब किताब है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सऊदी अरेबिया वाली रेसलमेनिया के बारे में और पैसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पैसों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है। तो आपको पता ही होगा, मैंने इससे पहले चैनल पे बताया था कि जो रेसलमेनिया सऊदी अरेबिया जा रही है उसके लिए $250 मिलियन होस्ट करने के उन्होंने सऊदी अरेबिया को दिए हैं। एंड अब छोटा सा एक अंदाजा लगाओ कि कितना वो नंबर हो सकता है इस साल की रेसलमेनिया का। रेसलमेनिया 41 जो हुई है, कितने पैसे 250 मिलियन के हिसाब से कितने होंगे? कम कर करके भी आप कितना सोच लोगे? कितना 100 मिलियन सोच लोगे, 50 मिलियन सोच लोगे, $20 मिलियन सोच लोगे, या फिर 10 मिलियन? भाई ये इससे भी कम है। 50 गुना ज्यादा पैसे WWE ने सऊदी अरेबिया से लिए हैं रेसलमेनिया होस्ट करने के लिए, क्योंकि रेसलमेनिया 41 जिसको ही कह रहे हैं भाई जो चीज एक बार करो उसको दोबारा करो, ये करते करते फिर उन्होंने रेसलमेनिया भी जैसे 42 के लिए अनाउंस कर दी ना, तो 41 में इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था, वो सिर्फ $5 मिलियन थी। तो भाई ये नंबर तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, और फिर इसलिए ऑब्वियस भी हो जाता है कि WWE क्यों वहां पे जाके शो कर रही है। मतलब जब अल्टीमेटली उनको पैसे ही कमाने हैं तो इस तरीके से पैसे मिल रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 250 मिलियन वाला फिगर मैंने बता दिया था, लेकिन 5 मिलियन से अब इससे कंपेयर करो तो दिमाग के घोड़े थोड़े से और तेज भागने लगते हैं कि सही में डिफरेंस WWE के लिए वो बहुत ज्यादा है, जब वो नॉर्मल सिटीज या कंट्री में अब अपने देश में पैसे कमा रहे हैं और उसके बाद जब वो सऊदी अरेबिया में जाके पैसे कमा रहे हैं। जॉन सीना के बारे में अब लगता है आपको कुछ टाइम में मुझे रिमाइंडर देना पड़ेगा उनकी बची हुई अपीयरेंसेस के लिए। एंड हाँ, ये भी बता देता हूँ आपको, जैसे अभी सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच की टीम बनी है, 2019 में भी इनकी टीम बनी थी और उस टाइम पे एक्सट्रीम रूल्स का इनका टैग टीम मैच था, वहां पे ब्रॉक लेसनर का कैश इन भी हुआ था। तो मेंबरशिप कंटेंट में उसकी वीडियो आ चुकी है। मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन करी तो उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हो। पुराने टाइम की पूरी आपको जो यादें हैं वो ही पता चलेंगे, और कैसे वो ब्रॉक लेसनर का कैश इन भी जो कि अनएक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि वहां पे जो ज्यादा फोकस है वो मिक्स टैग टीम मैच के ऊपर था। तो पुराने दौर की पुरानी बात वहां पे होगी। और अगर मेंबरशिप कंटेंट में आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और जॉन सीना की अपीयरेंसेस की बात करें तो अगली जो उनकी अपीयरेंस है वो सीधा होगी रसल पलूजा में, ब्रॉक लेसनर के साथ मैच है। फिर 11 अक्टूबर को क्राउन जूल जो होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में जाके, फिर 11 नवंबर का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, 17 नवंबर का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, उसके बाद 29 नवंबर को सीधा वो वॉर गेम्स के अंदर आएंगे। एंड देन फिर उनकी जो फाइनल अपीयरेंस है वो होने वाली है दिसंबर में, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, जो कि अगर मैं सही हूं तो ये डेट 13 दिसंबर की ही है। तो ऐसा करके अब जो है कुछ ही, अब तो सही में इतना टाइम पास आ गया भाई, ये तो पता ही नहीं चला पूरा फेयरवेल टूर कब चला गया। एक तो कुछ उनके लोगों ने मतलब एक दिन का रेसलमेनिया से पहले वाला जो टाइम था वो बहुत ही छोटा था, तो इसलिए वो लग रहा बहुत जल्दी निकल गया। अगर अपीयरेंसेस गिनोगे तो रेसलमेनिया से पहले काफी कम थी जॉन सीना की, और ऊपर से फिर हील टर्न वाला हिसाब किताब हो गया तो फैंस को इतना ज्यादा पसंद आया नहीं। बेली के कैरेक्टर में हम लोग एक चेंज देख रहे हैं मंडे नाइट रॉ में। तो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है अपने आईफोन से लायरा वाल्किरिया ने। आईफोन क्यों बनाया मैंने, फोन भी तो बोल सकता हूं। तो अपने फोन से उन्होंने ये स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जहां पे आप देख सकते हो ट्विटर पे फॉलो करना भी शुरू कर लिया है बेली ने लायरा वाल्किरिया को, और साथ में हेलो हाहा करके वो एक मैसेज भी ड्रॉप कर रही है उनको व्हाट्सएप के ऊपर। तो लायरा वाल्किरिया कंफ्यूज है कि ये बेली चाह क्या रही है, वैसे कुछ अलग बिहेव कर रही है, फिर जाके से मिल रही है तो कुछ और कर रही है। हगर वाला गिमिक एक पॉइंट को ऐसा लगा था कि बेली का वापस आ चुका है, लेकिन अभी वैसा उन्होंने किया नहीं। अब देख रहे हो कितनी छोटी सी चीज है, लेकिन इंटरेस्ट डेवलप हो गया ना इस वाली स्टोरी को देखने में। और एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं जो कि आपका दिमाग पूरा खोल देगा, और ये बता देगा कि हमेशा जब हम बात करते हैं ना कि भैया चैंपियनशिप होनी चाहिए, हर एक डिवीजन के अंदर कुछ ऐसा हो जिसको सुपरस्टार्स चेज करें। अगर हम मंडे नाइट रॉ की उस चैंपियनशिप, उस टैग टीम चैंपियनशिप्स की बात करें जो कि फिन बैलर और जेडी मैकडोना के पास है, पिछले साल जून में जब उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता था तब से सिर्फ एक बार उन्होंने इस चैंपियनशिप को डिफेंड किया है। तब आप सोच लो कि ऐसा भी जरूरी नहीं होता कि आप बहुत सारी चैंपियनशिप को इंट्रोड्यूस कर दोगे, ऐसा बोलोगे कि भैया इस ब्रांड की ये चैंपियनशिप है, उस ब्रांड की वो चैंपियनशिप है। उस चैंपियनशिप को बनाने के लिए चैंपियन भी चाहिए होता है, और उस चैंपियन की वैसे बुकिंग भी चाहिए होती है। फिन बैलर मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा था कि उनके पास टाइटल है या फिर नहीं, ये तो अब जाके ऐसे किसी ने पॉइंट आउट किया इस चीज को कि दोबारा से वही प्रॉब्लम आ चुकी है कि चैंपियनशिप तो है लेकिन WWE के पास कुछ खास प्लान है नहीं। तो क्या अगर आपको मैं बोलूं कि कुछ ऐसे टाइटल्स जिनको WWE को अब रिटायर कर देना चाहिए, वो कौन से होंगे आपके दिमाग में? वो पूरे ही दोनों रॉ स्मैकडाउन से हो सकते हैं, क्योंकि लग रहा है कि भाई टू मच हो गया। वो स्वीट चैंपियनशिप भी अब उन्होंने NXT में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब तो लगता है कि सारे कुछ ऐसा ना हो आगे टाइम के बाद जाके कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ही रह जाए कि हाँ ये कुछ है, बाकी तो सब टाइटल इतने हो जाएंगे कि हर किसी के पास एक ना एक टाइटल होगा। सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन रिसेंटली फर्स्ट टेक पर आए थे ESPN के
ऊपर ये अपनी ESPN वाले जो मूव है उसको प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पे पॉल हेमन को लेके हम सोच रहे थे कि भैया ये छुट्टी पे चला गया क्योंकि अपने जो चोक है उसके अंदर सबमिशन मूव में रोमन रेंस ने फंसा दिया था। भाई लेजिट प्रॉब्लम हुई, लेजिट इंजरी हुई पॉल हेमन को, क्योंकि यहाँ पे वो आके बताते हैं कि उनकी आई के नीचे भी वो जो उनका आई बैग है और बड़ा दिख रहा है। कह रहे हैं कि मेरा जो ब्लड वेसल्स हैं उसको ही फोड़ दिया रोमन रेंस ने जब उसने मुझे चोक किया था। और फिर वहां को उस चीज को बताते कैसे कि देखो ऑप्टिक्स कितना मैटर करता है, ये कप रखा है ना, ये कप में कुछ है थोड़ी, लेकिन तुमने रखा है ना, तो देखो ऑप्टिक्स कितना मैटर करता है, और मेरे ऑप्टिक्स के साथ ये गड़बड़ हो गई। तो ऐसा करके थोड़ी अपनी नफरत जो है पॉल हेमन ने दिखाई है रोमन रेंस के लिए। और एजे ली के बारे में भी उन्होंने उल्टी सीधी बातें बोली, क्योंकि अभी ऑब्वियसली वो विजन वाली फैक्शन चला रहे हैं, तो जो बातें सेथ रॉलिंस के फेवर में होंगी वो ज्यादा पॉल हेमन के मुंह से सुनने को मिलेंगी हमें। रेसल पलूजा ये ESPN वाले मूव के लिए इस समय WWE की प्रमोशनल एक्टिविटीज बहुत तगड़ी चल रही है। तो स्पोर्ट्स सेंटर पे जिमी एंड जे यानी कि ऊसोस दोनों भाई आए, और यहाँ पे जिमी ऊसो ने ना पता नहीं जानबूझ के स्टोरी लाइन में गलती से राइट हैंड मैन बोल दिया अभी भी जे ऊसो को। अब ये तो उनके मेन इवेंट जे ऊसो बनने से भी पहले वाला कैरेक्टर था, तो जिमी ऊसो ने ऐसा बोला क्यों, कंसिडरिंग जो हमने मंडे नाइट रॉ पे स्टोरी देखी। अब किसी ने यहाँ पे ये भी लिखा कि क्योंकि जिमी ऊसो के राइट में जे ऊसो बैठा था इसलिए उन्होंने राइट हैंड मैन बोला। लेकिन फिर किसी ने एक वीडियो भी कोट करी जहां पे जिमी ऊसो जब ये इनका हिसाब किताब चल रहा था ऊसोस वर्सेस सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस का, तो वहां पे उन्होंने अपने आप को ट्राइबल चीफ बोला था जिमी ऊसो ने। और अगर आप थोड़ा भूल गए हो तो ये याद रखना कि जे ऊसो का कैरेक्टर तो अभी तगड़ा चल रहा है, लेकिन जिमी ऊसो का कैरेक्टर भी अपने आप में बहुत तगड़ा था एक टाइम पे, कि उनको मतलब अब तो उसको मजाक वाला मटेरियल ही बना दिया वो नेओमी वाले कैरेक्टर की वजह से भी। अब थोड़ी बिग जिम की बिग वाली कुछ अलग रेपुटेशन हो गई, लेकिन वो सीरियसनेस अब ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं जिमी ऊसो के कैरेक्टर में आ रही है। फिर बाकी ये जे ऊसो की पूरी स्टोरी लाइन का तो आप लोगों को पता ही है, ये आगे जाके फिर जा सकती है, मतलब जिमी और जे ऊसो का ड्रामा ब्लड लाइन वाला, फिर उसमें रोमन रेंस का एडिशन जो आगे हो सकता है ब्लड लाइन का सिनेमा हम लोगों के लिए फिर से लेके आ जाए, जो कि फैंस वेट भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्टोरी जो वीक बाय वीक चलती है और उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं उसमें फैंस को बड़ा मजा आता है। अभी ये बात करी हमने रोमन रेंस की स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी की, तो इस वाली मूवी के लिए कितने पैसे रोमन रेंस को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ रूमर्स निकल रहे हैं। ये पिकअप कास्ट सैलरी करके कोई है एक, इसको थोड़ा स्टैब्लिश माना जाता है कि जो भी अंदर की पैसों वाले डिटेल्स निकाल के आए। तो रोमन रेंस का स्ट्रीट फाइटर मूवी में ऐसा नहीं है कि बहुत कोई तगड़ा रोल होगा, मतलब ऑब्वियसली रोल तो है तगड़ा, लेकिन ऐसा रोल नहीं है कि बहुत टाइम तक उनका स्क्रीन टाइम कोई बहुत ज्यादा, थोड़ा कैमियो टाइप ही रोमन रेंस की अपीयरेंस होगी। यहाँ पे वैसे भी इतने सारे गेम के कैरेक्टर हैं, तो इस रोल के लिए रोमन रेंस को मिले हैं 500K से लेके $1 मिलियन के बीच में, ऐसा इस रिपोर्ट का कह रहा है। तो अगर आप देखो तो मैक्स रोमन रेंस इस मूवी के रोल से कितने पैसे कमा रहे हैं, ये 7-8 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। और अगर आप इनको उनकी WWE की सैलरी से कंपेयर करोगे तो आप इससे भाई यही मानो कि ये तो 1/10 या 10% के आसपास वाला हिसाब किताब है। लेकिन आई थिंक ये रोमन रेंस के दूसरे अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनको एक्सप्लोर करने का तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं से दरवाजा तो खोलना पड़ेगा, और वैसे भी कोई बहुत तगड़ा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम के लिए उनका रोल नहीं है, तो इसलिए उनका पेडे कम है। वैसे अगर आपको हॉलीवुड की सैलरीज का आइडिया है तो फिर इसकी जो पोटेंशियल है वो बहुत बहुत ऊपर तक जा सकती है, क्योंकि रॉक ने, ड्वेन द रॉक जॉनसन ने अपना जो नाम है वो ऐसे ही नहीं बनाया। और फाइनली बात कर लेते हैं CM पंक और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में। तो फाइनली WWE इनके बीच में एक और सिंगल्स मैच प्लान कर रही है, और ऑब्वियसली वो तो स्टोरी से दिख ही रहा है। अभी मिक्स्ड टैग टीम मैच के बाद जो आगे स्टोरी बनने वाली है वो CM पंक और सेथ रॉलिंस के सिंगल्स मैच पे ही फोकस्ड होगी, और WWE इस मैच को एक मेगा मैच की तरह ही बनाने वाली, क्योंकि मैच भले ही बहुत बार हो चुका है लेकिन अब इसमें चैंपियनशिप ऑन द लाइन है, और साथ में पर्सनल दुश्मनी भी हो चुकी है, क्योंकि भूलना मत सेथ रॉलिंस के पास में जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आई है वो CM पंक के ऊपर कैश इन करके आई है। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रही होगी एक्सट्रीम रूल्स 2019 वाले ड्रामा के मिक्स टैग टीम वाले मैच के और ब्रॉक लेसनर के कैश इन वाली वीडियो, उसे जाके आप लोग देख सकते हो। मेंबरशिप कंटेंट में अगर इंटरेस्टेड हो, ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।